हेलो एवरीवन। वीडियो की इस सीरीज में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे आस्था आईएएस, दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस और मैथ के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th और बीपीएससी 69th दोनों ही एग्जामिनेशंस में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रीजन फॉर वीपिंग जेली इज एन एक्सेस ऑफ एसिड। ये स्टेटमेंट सही है। द मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर शुगर केन इज एसिटोबैक्टर। ये भी स्टेटमेंट सही है। प्लांट्स ग्रोन इन दी सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड थैलोफाइट्स। नहीं, सॉल्ट वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हैलोफाइट्स कहा जाता है, थैलोफाइट्स नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दी हार्मोन दैट ब्रेक्स डोरमेंसी इज साइटोकाइनिन। डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला जो हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन तो होता ही है, साथ ही गिबेरलिंस भी होता है सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला। तो ये स्टेटमेंट सही है। 3 गलत है, सही है 1 to 4। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, 1 to 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये करेक्टली मैच्ड है। पैरासाइट कंज्यूमर्स होते हैं, ये भी करेक्टली मैच्ड है। सेप्रोफाइट डिकम्पोजर्स होते हैं, ये भी करेक्टली मैच्ड है। हार्बीवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, नहीं, हार्बीवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये गलत है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच, सो राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। तो रूट टिप के ग्रोथ के लिए नेसेसरी जो एलिमेंट है, इसेंशियल जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम। राइट ऑप्शन विल बी बी। Calcium is the element essential for the growth of root tips. Calcium is necessary for the middle lamella of the cell wall and is present in the form of calcium pectate. Next question, clove is obtained which of the following? So clove is obtained from the bud of the flower. The bud is the stage before flowering. So right option will be C. ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। तो बम्बू राइजोम का एग्जाम्पल है, गिंगर भी राइजोम का एग्जाम्पल है, इसके अलावा टर्मरिक भी। पोटैटो जो है ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है और ओनियन जो है स्केल ट्यूबर का एग्जाम्पल है। तो इसमें से 2 सही आ रहा है, बी एंड सी। सो राइट ऑप्शन विल बी ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग लिम्फ। इट इज ए पेल येलो लिक्विड। यस, ये स्टेटमेंट सही है। लिम्फ कंटेन्स इम्यून सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल ये सही है। देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिम्फ, यहाँ तक तो सही है। लिम्फ का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम हार्ट टू द सेल, हार्ट से सेल की ओर नहीं होता है। सेल यानी टिश्यू से हार्ट की तरफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है लिम्फ का। तो ये स्टेटमेंट गलत है। The transport of fat in the digestive system is done through lymph। ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है, सी। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरेडिटी। When Mendel was a cross between pure tall and pure dwarf plants under single hybridization, what qualities were obtained in the first generation? तो फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट्स जो है टॉल मिले। राइट ऑप्शन विल बी ए, सभी प्लांट टॉल मिले, लेकिन उनमें ड्वार्फिज्म का ट्रेट अवेलेबल था जो कि नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हुआ, सेकेंड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें से गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस भी है, ट्रिकोमोनास भी है एंड एड्स भी है। ये चारों जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जिसमें से गोनोरिया एंड सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस एंड गोनोरिया, और ये ट्राइकोमोनास जो है, ट्रिकोमोनास, ये पैरासिटिक डिजीज है, और एड्स जो है ये वायरल डिजीज है।
So right option will be E, all of the above. Next question, how many pairs of spinal nerves emerge from the spinal cord? 31. Right option will be B. A total of 31 pairs of spinal nerves emerges from the spinal cord. The spinal cord is a cylindrical structure. It starts from the medulla oblongata and extends downward, surrounded by the vertebral column. Actions such as swallowing, coughing, sneezing, and vomiting are controlled by the medulla oblongata. Next question, the process of osmosis regulation maintains a proper amount of water in the body. Which organ is responsible for this process? Kidney. Right option will be D. The kidney maintains the proper amount of water in the body through the process of osmosis. The nephron is the structural and functional unit of the kidney. इसलिए इसके स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, डिपार्टमेंट को नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है. Next question, on increasing the concentration of reactants, the rate of reaction also increases because increase in the concentration leads to increase in the temperature. ये गलत है, wrong statement है. An increase in the concentration lead to an increase in the pressure. ये भी wrong statement है. प्रेशर तो हो सकता है इंक्रीज हो जाए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम सही नहीं मान सकते. द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज. बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देयर इज नो चेंज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन. ये स्टेटमेंट गलत है. चेंज तो होता है कंसंट्रेशन में, चेंज करने से, इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होता ही है, चेंज होता है. तो स्टेटमेंट यहाँ से सी स्टेटमेंट सही है. सो राइट ऑप्शन विल बी सी, कॉलिजन थ्योरी. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कॉलिजन थ्योरी को. 12th क्लास में के केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में कॉलिजन थ्योरी दिया हुआ है. कॉलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्टेंट्स, जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी दो रिएक्टेंट्स हैं, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के दौरान इनके बीच में कॉलिजन होता है. कॉलिजन होने से इनकी जो एनर्जी है इंक्रीज करती है, ये ट्रांजिशन स्टेट पे जाते हैं. इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, टीएस हम कह सकते हैं. ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचते हैं कॉलिजन थ्योरी में. कॉलिजन, जब इनके बीच कॉलिजन्स होते हैं, कॉलिजन होते हैं और ये ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है. देन उसके बाद में प्रोडक्ट स्टेट में आते हैं. प्रोडक्ट में मान लीजिए C+D बना दिए, ये C+D प्रोडक्ट स्टेट में आते हैं. तो ये जो एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट के स्टेट के बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है. EA, एक्टिवेशन एनर्जी. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज, रिएक्टेंट्स को के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमने प्रोवाइड करा दिया रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट्स में, यानी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं. तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो उनके बीच में कॉलिजन काफ़ी फास्ट होगा, कॉलिजन का रेट इंक्रीज कर जाएगा. कॉलिजन का रेट इंक्रीज कर जाएगा तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. अब मान लीजिए कैटेलिस्ट यदि हम इसमें मिला देते हैं, कैटेलिस्ट, तो कैटेलिस्ट क्या करता है, अलग पाथवे प्रोवाइड कर देता है. जो एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल यहाँ है, एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को ये शॉर्ट कर देता है, डिक्रीज करा देता है, और तब देन प्रोडक्ट पे चला गया. ये अलग पाथवे प्रोवाइड कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, डिक्रीज कर दिया, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर भी इंक्रीज हो जाता है. कैटेलिस्ट को मिलाते हैं तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा. रेट ऑफ नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाता है, दैट्स वाई रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए लुईस एसिड. तो देखिए एसिड क्या होते हैं. एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में H+ प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन में H+ प्रोवाइड करते हैं. H+ को का दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन भी इसको कहा जाता है. H+ प्रोवाइड करते हैं मतलब प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं,
इसका उल्टा समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो वैसे केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो कहलाते हैं, या वैसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो कहलाएंगे लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो लुईस बेस कहलाएंगे। तो हम इन चारों मॉलिक्यूल्स में देख लेते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड की यदि हम बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, एल्युमिनियम का एल का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 283 होगा, 283। इसके मतलब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एल्युमिनियम यदि बॉन्ड बनाता है, एल्युमिनियम क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, तो एक क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, दूसरे क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, तीसरे क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। तो ये बेस होगा, इलेक्ट्रॉन जो लेगा, सॉरी एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन जो लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो लेता है वो एसिड होगा, तो ये एसिड हो जाएगा AlCl3। इसके अलावा BF3 का भी देख लीजिए, बी बोरॉन 5 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-3। इसके वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन 3 क्लोरीन से BCl3 बना लेगा, 3 क्लोरीन से। इसका भी ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है, FeCl3 का भी देख लीजिए, Fe 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ है FeCl3, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए ये भी लुईस एसिड है। NH3 पे आ जाइए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2-5 होगा, मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 क्लोरीन से, ये तीन इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हो गए 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में, 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन लग गए, अभी भी तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना, यानी लोन पेयर बचा हुआ है इसके पास, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बचा हुआ है, ये दूसरे को डोनेट कर सकता है ना, तो जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, वो क्या होगा, लुईस बेस होगा, न कि लुईस एसिड। तो NH3 जो है एक लुईस बेस है, सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और मेटल्स स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट इन एन ओपन इन्वायरमेंट। तो देखिए यदि हम देखें पूरे पीरियोडिक टेबल को देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में जो है वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, उसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने का कारण क्या है कि उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी कम होता है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, 281। और पोटेशियम की यदि मैं बात करूं तो 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 होता है, 2881 होता है, 2 8 10 8 18 1 19 19। तो 19 का 2881 हो गया, इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अल्कली मेटल से वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आसानी से डोनेट कर देंगे। अब देखिए ऐसे तो अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी कम होता है, इनका सोडियम एंड पोटेशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू और कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर भी ये रखे हुए हैं, रूम टेम्परेचर पर भी रखे हुए हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आसपास से ये उतने हीट ले लेते हैं, इनको उतना हीट एनर्जी मिल जाता है जिससे कि उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की पूर्ति हो जाती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिससे उनका इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और ये पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं और ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये खुला में ऐसे रख दिया जाए तो ऑक्सीजन से काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं और जल उठते हैं। यही कारण है कि इनको खुले में नहीं रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। तो याद रखने का, आप कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है,
तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसे याद रखिए। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है, और पोटेशियम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, K। तो आप ये जान जाइए कि नाक को केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। नाक, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, नाक को केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखेंगे। सो यहाँ पे सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। राइट ऑप्शन विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सिल्वर क्लोराइड का यूज कहाँ किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोटोक्रोमेटिक ग्लास। तो ए का 2 हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ पे किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने में, सिल्वर आयोडाइड। तो बी का हो जाएगा 3। सिल्वर आयोडाइड करता क्या है? सिल्वर आयोडाइड एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस क्या है? जैसे देखिए, कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर है, पॉन्ड है, ओशियंस है, इवेपोरेशन के बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होकर के ऊपर जाते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते चला जाता है। तो वाटर वेपर जो है ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से उनका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के लिए एक न्यूक्लियस चाहिए, जिसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर वेपर जमा हो करके कंडेंस हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल में बदल जाए, वाटर लिक्विड में बदल जाए। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है और इसके चारों तरफ वाटर वेपर जमा हो जाते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं, उनका कंडेंसेशन हो जाता है और लिक्विड वाटर में बदल जाते हैं। तो लिक्विड वाटर में बदल जाते हैं तो और कंडेंसेशन इस पे होने लगता है और वाटर के मॉलिक्यूल जमा होने लगते हैं और ये लिक्विड का आकार जो है बढ़ते चला जाता है, इसका साइज बढ़ते चला जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये रेनफॉल के फॉर्म में फिर अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सी का 4 हो जाएगा फोटोग्राफी में। और सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ किया जाता है? इंक यूज ड्यूरिंग वोटिंग, डी का 1 हो जाएगा। वोट देने के बाद में जो उंगली पे जो ब्लैक कलर का जो स्याही लगाया जाता है, इंक लगाया जाता है, जो लंबे समय तक बना रहता है, जल्दी से मिटता नहीं है, उसमें क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट रहता है। सो ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। बिल्कुल, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर दब गए चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे जब दब गए, एनिमल्स दब गए, ह्यूमन दब गए, लंबे समय के बाद में जब प्रेशर एग्जर्ट होता है उस पर, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वहीं पेट्रोलियम पदार्थों में बदल जाता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। गैसोहॉल इज ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एल्कोहल। बिल्कुल नहीं, बेंजीन तो इसमें होता ही नहीं है, बेंजीन का ये मिक्सचर नहीं है। गैसोहॉल जो है एक सेमी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें 10% इथाइल एल्कोहल यानी 10% इथेनॉल होता है, C2H5OH। 10% होता है इथेनॉल और 90% जो होता है ये पेट्रोल होता है, 90% पेट्रोल। यानी गैसोहॉल में 10% इथेनॉल एंड 90% पेट्रोल होता है। बेंजीन एंड एल्कोहल का मिक्सचर ये नहीं है, तो ये गलत है, 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। जियोथर्मल एनर्जी एन अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। जियोथर्मल एनर्जी, जियो के अर्थ का जो थर्मल है उसका एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते चला जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो भी मिनरल्स हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे धरती में, वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं, पिघले हुई अवस्था में पाए जाते हैं, मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं। तो मतलब हीट ज़्यादा है तो उस हीट एनर्जी का यूज कर सकते हैं हम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो जियोथर्मल एनर्जी एंड अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ये सही है। गोबर गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। बिल्कुल, गोबर गैस में मेनली मीथेन ही होता है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होता है।
लेकिन मेनली मीथेन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1, 3 एंड 4 सही है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ऑब्जेक्ट्स। तो पॉलीकार्बोनेट का भी यूज किया जाता है, केवलार का भी यूज किया जाता है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ई। Polycarbonates are the polymer widely used in making bulletproof material. Bulletproof glass is made by layering a polycarbonate material between pieces of ordinary glass in a process called lamination. Kevlar is the most commonly used material as armor for protection against bullets used in handguns because of its impact resistance, high strength and low weight. Next question, which of the following is not an antipyretic drug? Is not an antipyretic drug. तो एंटीपायरेटिक ड्रग क्या होते हैं और इसका यूज क्या है? तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज फीवर को कम करने में, शरीर में यहीं कहीं पे पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए किया जाता है एंटीपायरेटिक्स ड्रग का यूज। एंटीपायरेटिक्स में जैसे क्रोसिन हो गए, एस्पिरिन, ब्रूफेन, एनाल्गिन एंड पैरासीटामोल, ये सभी एंटीपायरेटिक्स ड्रग हैं। तो क्रोसिन भी है, एस्पिरिन भी है, ब्रूफेन भी है, प्रोकन नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, ये एंटीपायरेटिक ड्रग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये सारे हैं हाइड्रोकार्बन्स। इथीन भी है, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन या इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स है। मतलब हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन से। तो इसमें से हमें पता करना है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन में किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हमें यहाँ देखना है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का होता है CH4। इथेन का क्या होगा? C2H5, C2H6। प्रोपेन का क्या होगा? C3H8। अब ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10। कैसे मैंने निकाल लिया? अल्केन का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+2। उसी से n का वैल्यू 1 रखिएगा तो मीथेन आएगा, 2 रखेंगे तो इथेन आएगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन, 4 रखेंगे तो ब्यूटेन आएगा, इस तरीक़ा से। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एग्जैक्ट इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है किसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। बस ये जान जाइए कि यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो मीथेन में 1 कार्बन एटम है, इथेन में 2 कार्बन एटम, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम एंड ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का होगा, उससे ज़्यादा इथेन का होगा, उससे ज़्यादा प्रोपेन का होगा, उससे ज़्यादा ब्यूटेन का होगा। तब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये होगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला जो P = mv होता है। mv, m का क्या होगा? kg, v का मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो kg का m, मीटर का l और सेकेंड का t, ऊपर -1 है। तो mLt-1 जो होगा ये होगा लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, mLt-1। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ये किसका है? LT-1। ये तो स्पीड का है, वेलोसिटी का है LT-1, ये स्पीड का है। उसके बाद में LT-2, ये किसका फार्मूला है? LT मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन का ये डायमेंशनल फार्मूला है। यहाँ पे mLT-2 है, यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट होता है, किसका डायमेंशनल फार्मूला है? फोर्स का है। F = ma होता है, F = ma। तो m का हो गया kg, a का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? फोर्स का, उसी को न्यूटन कहा जाता है। डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा? mLT-2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड के दो लेयर्स के बीच, लिक्विड के दो लेयर्स के बीच, या फिर कंटेनर एंड लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है, उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। जैसे ग्लास में वाटर रखा हुआ है, उसको हम उंगली से घुमा करके रोटेट करा दें तो देखेंगे कि रोटेट कराने में हमें फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, विस्कोसिटी एक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करने के लिए फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। दूसरी बात, जब हम रोटेट करा करके उसको सर्कुलेट करा करके छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद में स्लो होते 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 वो रुक जाता है। क्यों रुक गया? क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में अपोजिंग फोर्स वर्क कर रहा है, यानी विस्कोसिटी वर्क कर रहा है। तो विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है विस्कोसिटी का, वो होता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो एक बात जान जाइए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? ये तो प्रेशर होता है ना, प्रेशर यानी पास्कल। तो पास्कल सेकेंड एसआई यूनिट होगा किसका? विस्कोसिटी का। तो पास्कल सेकेंड भी विस्कोसिटी का एसआई यूनिट होता है। और पॉइजूली के नाम पे इसको पॉइजूली भी कहा जाता है, पॉइजूली भी कहा जाता है। तो पॉइजूली भी एसआई यूनिट ही होगा और पास्कल सेकेंड भी। या तो आप सी पे जाइए, या फिर सी और डी दोनों को सही मानते हैं तो ई पे चले जाइए। तो यहाँ पे या तो सी होगा या ई होगा, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल जो है प्रेशर का यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। और पॉइज किसका यूनिट है? पॉइज विस्कोसिटी का ही यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है, सीजीएस यूनिट है। तो या तो सी टिक करके आइएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सी पे जाइए या फिर ई पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए रेन ड्रॉप? इसमें से तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम ये जान जाते हैं कि रेनबो बनता कैसे है, रेनबो कैसे बनता है। तो जब एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हों, बरसात हुई हो उसके जस्ट बाद वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हों, तो सोलर रेडिएशन उस पर फॉल करता है, सनलाइट उस पर फॉल करता है, तो रेनबो दिखाई देता है। जिधर सन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देता है। मॉर्निंग के टाइम में रेनबो वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा और इवनिंग के टाइम में रेनबो ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। मतलब जिधर सन है जस्ट उसके अपोजिट। यदि दोपहर का टाइम हो तो रेनबो किधर दिखाई देगा? दिखाई ही नहीं देगा। तो देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये एक रेन ड्रॉप है और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से एक लाइट रे इस रेन ड्रॉप पे आकर के फॉल करती है। तो किसी भी सरफेस पे जब सोलर रेडिएशन आता है, यानी लाइट रे आकर के इंसिडेंस होती है, उसका इंसिडेंस होता है, इंसिडेंट करती है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन भी होगा। तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके चली गई, कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्सन होगा इनफैक्ट यहाँ से। चूँकि अलग अलग कलर्स के लिए ये जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, अलग अलग वाटर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो मतलब वेवलेंथ अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा, यानी डेविएशन इनका अलग अलग होगा। तो यहाँ से 7 कलर्स में ये बंट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, 7 कलर्स में। और इस सरफेस पे, राइट वाले सरफेस पे जब ये जाती है, ये डिस्पर्स होकर के लाइट रे, तो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने की वजह से इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर के ये इस सरफेस पे आ जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट होकर के इस सरफेस पे आ गई, ये 7 कलर्स इस सरफेस पे आ जाती है। फिर यहाँ पे इसका एक बार रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये क्या होगा? रिफ्रैक्ट होकर के बेंड करके ये इधर आ जाती है। ये 7 कलर जो है बेंड करके यहाँ पे आ गई। अब यहाँ आंखें हैं हमारी, तो ये रेज जो है ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से आती हुई लगेगी? इधर पीछे से आती हुई लगेगी।
तो ये जो 7 कलर्स का जो बैंड है, पट्टी जो है वो कहाँ दिखाई देगा, पीछे दिखाई देगा इधर। तो रेनबो जो है इधर बनेगा। देखिए सन जो है लेफ्ट साइड में है और रेनबो किधर दिखाई दे रहा है, राइट साइड में, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे कौन कौन से फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है जरा देख लीजिए। जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो है ही, रिफ्लेक्शन तो है ही, इसके अलावा डिस्पर्सन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। ये चारों फिनोमिनन यहाँ पे हो रही है, चारों फिनोमिनन यहाँ पे हो रही है। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये मिल करके रेनबो फॉर्म कराती है। ये तो डिस्पर्सन तो सही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी सही होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी सही होगा, लेकिन कंप्लीट रिफ्रैक्शन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। Which of the following physical phenomenon is not responsible for the formation of a rainbow when sunlight falls on the raindrop? Complete refraction. Right option will be D. Next question. Which one of the following is paramagnetic in nature? पारामैग्नेटिक नेचर, कौन पारामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, कौन फेरोमैग्नेटिक है, ये जानने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जानना होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है 9th-10th लेवल की है नहीं, ये दिया हुआ है 11th क्लास के केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है, उसी में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑक्सीजन का, उसी चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिया गया है ऑक्सीजन का, और क्लियरली वहाँ लिखा गया है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से, यानी जब हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचते हैं तो हम पाते हैं कि उसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पारामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, पारामैग्नेटिक होते हैं वो नेचर में। तो ऑक्सीजन तो पारामैग्नेटिक होगा। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम इसका ड्रा करते हैं तो पेयर्ड होते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है डायामैग्नेटिक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है, तो ये भी डायामैग्नेटिक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पे 11th क्लास के केमिस्ट्री में। और आयरन क्या है, आयरन फेरस, फेरम, तो ये फेरोमैग्नेटिक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन सिर्फ होगा पारामैग्नेटिक, राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज वेट विथ स्वेट और वाटर? तो अलग अलग कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे ड्राई कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस 1 लाख ओम के आसपास में होता है। वहीं जब भीगा हुआ हो, जैसे स्वेट से या फिर वाटर से, तो भीगा हुआ हो शरीर, तो उस केस में रेसिस्टेंस 1000 ओम के आसपास में रहता है। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द हेल्प ऑफ विच द प्योरिटी ऑफ ए मेटल कैन बी डिटरमाइंड? तो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए कोई भी मेटल प्योर है या उसमें मिक्सिंग की गई है, इम्प्योरिटी मिलाई गई है, ये जानने के लिए हमें उसका डेंसिटी जानना होगा। हर एक मेटल का अपना अपना पार्टिकुलर वो डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी हम उसका जांच लेंगे, निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा कि उसमें मिक्सिंग है या वो प्योर है। तो वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी कंटेनर में यदि गैस भरी हुई है, गैस है, तो किसी एक पॉइंट पे यदि हम प्रेशर को चेंज कर दें, इंक्रीज कर दें, मान लीजिए कि 2 atm प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं, या 5 atm, मान लीजिए 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इंक्रीज कर दिए इस पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 5 atm, 5 एटमॉस्फेरिक, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। यही है पास्कल लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दैट मीन्स इफ टी इज कांस्टेंट देन पी एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी P एंड V के बीच में, यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। यानी प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है।
ये है बॉयल्स लॉ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली यदि सबमर्ज्ड किया जाए किसी फ्लूइड में, वो लिक्विड हो या गैस हो, तो फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अट्रैक्ट करता है जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी कहा जाता है। और उस फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू बॉडी के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? डेसिबल, स्ट्रेंथ लेवल। ऑडिबल साउंड का जो स्ट्रेंथ, ऑडिबल साउंड का जो लेवल होता है, डेसिबल लेवल होता है, वो 15 to 25 डेसिबल होता है। ये सही है, करेक्टली मैच्ड है। जनरल कन्वर्सेशन जो होता है वो 50 to 85 डेसिबल के बीच में नहीं होता है, 35 to 65 के डेसिबल के बीच में होता है, तो ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। द साउंड ऑफ ए नॉइजी स्ट्रीट, ये 80 to 90 डेसिबल होता है, ये सही है। मशीन्स इन फैक्ट्री, उसकी जो आवाज़ होती है उसका साउंड 100 to 110 डेसिबल के बीच में होता है, ये सही है। रॉन्ग कौन सा है? बी, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी अप्रॉक्सीमेटली कह रहा है। तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम साउंड का स्पीड कैलकुलेट करें तो वो आता है 331.5 मीटर पर सेकेंड, 331.5 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्ट यदि निकालते तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, अप्रॉक्स निकालना है तो अप्रॉक्स जो होगा 330 मीटर पर सेकेंड पे हम जा सकते हैं, राइट ऑप्शन विल बी बी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होता है। 1 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो साउंड का स्पीड हर एक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज से 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गोनाड्स। यस, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये हार्मोन जनन ग्रंथियों से सिक्रेट होता है, ये सही है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल ये सही है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, बिल्कुल पेनक्रियाज से ही इंसुलिन सिक्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है इंसुलिन, पेनक्रियाज से जो सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज जो है दोनों ही तरह का ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है और इंडोक्राइन भी ग्लैंड है। कॉर्टिसोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल्स, बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड से ही कॉर्टिसोन हार्मोन सिक्रेट होता है, सो ये भी सही है। सो इसमें से चारों जो है स्टेटमेंट सही हैं, सो राइट ऑप्शन विल बी डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन हनी, इसमें से कौन सा हनी में मोस्ट पाया जाता है? तो हनी में 40% अप्रॉक्सीमेटली 40% फ्रक्टोज होता है, 30% ग्लूकोज होता है एंड अप्रॉक्स 17% वाटर होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? फ्रक्टोज, सो राइट ऑप्शन विल बी ए। फ्रक्टोज कितना पाया जाता है? 40%, ग्लूकोज जो है वो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर ट्रांसम्यूटेशन एंड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया? तो लेडरबर्ग एंड टैटम ने 1946 में डिस्कवर किया ट्रांसम्यूटेशन एंड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, तो लेडरबर्ग होगा, राइट ऑप्शन विल बी बी। लीवेनहॉक ने क्या किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40 ए मैन लूजेज 20%, हाउ मैनी लेमन्स शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20% इन दी ट्रांजैक्शन? तो 45 लेमन्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹40। तो हम क्या करते हैं, एक लेमन का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। एक लेमन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 40/45 यानी 8/9 रुपीज़ होगा एक लेमन का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस। तो हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो 8/9 इंटू 100/100 माइनस 20, 8/9 इंटू 100/100 माइनस 20 80 हो जाएगा।
तो 1 जीरो से कट गया, यहाँ पे 8 से 8 कट गया तो कैंसिल आउट हो गया, तो 8/9 आ गया रुपीज। 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस 8/9 रुपीज आ गया। अब हम 1 लेमन का न्यू सेलिंग प्राइस निकालते हैं जिसमें कि 20% जो है प्रॉफिट हो, 20% प्रॉफिट के साथ में। तो कॉस्ट प्राइस अब प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 10/9 अब प्लस 20% ऑफ 10/9। तो यहाँ से 20/100 कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 10/9 अब प्लस 2/9, तो आ जाएगा 12/9। 12/9 3 से काट देंगे, 4 टाइम्स में 12 और 3 टाइम्स में 9, तो 4/3 रुपीज आ गया। 1 लेमन का न्यू सेलिंग प्राइस जो आ गया वो 4/3 आ गया। हमें क्या करना है, 24 रुपीज़ में कितना लेमन सेल करेगा वो। तो हम जानते हैं या यहाँ निकला हुआ है कि इन 4/3 रुपीज़ वो 1 लेमन को बेचेगा, सोल्ड करेगा। 4/3 रुपीज़ में 4/3 रुपीज़ जो है 1 लेमन का सेलिंग प्राइस है। तो 1 रुपी जो है कितने लेमन का सेलिंग प्राइस होगा, 1/4/3 यूनिटरी मेथड से। तो देयरफॉर 24 रुपीज़ कितने लेमन का सेलिंग प्राइस होगा, तो 1/4/3 इंटू 24, 3/4 हो जाएगा ये। तो 3/4 इंटू 24, 4 से 6 टाइम्स में, यानी 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। मतलब 24 रुपीज़ में यदि वो 18 लेमन को सेल करता है तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively each। तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में होगा, हम क्या करते हैं, रिमाइंडर 6 बच रहा है किस में, 1657 में। तो 1657 से 6 को सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं तो वो आएगा 1651, और 5 रिमाइंडर बच रहा है 2037 के केस में। तो 2037 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बच जाता है 2032। तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर वो नंबर निकालने के लिए SCF निकाल देते हैं। किसका, SCF, जो 1657 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके आया है उसका, यानी 1651 का, एंड 2037 में से जो 5 सब्ट्रैक्ट करके आया है, यानी 2032 आया है, इसका SCF निकाल देते हैं। तो इसका SCF आप निकालेंगे, SCF क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो आएगा 127। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो क्वेश्चन में जो सीरीज दिया गया वह है 141, 137, 146, 130, 155, 119 एंड नेक्स्ट व्हाट। तो यदि पैटर्न को हम ध्यान से समझें तो 143 से 137 गया हुआ है, कैसे, -4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो 4 सब्ट्रैक्ट मतलब -2 का स्क्वायर करके माइनस किया गया है, तब 137 हुआ है। तो ये पैटर्न यहाँ रहा। और 137 से 146 98 करके गया हुआ है, कैसे, 3 का स्क्वायर करके। फिर इस पैटर्न को रिपीट करेगा। 146 से 130 कैसे आया है, 16 को सब्ट्रैक्ट करने से आया है। 16 कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ है, 4 का स्क्वायर करके, तो 4 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट हुआ। और यहाँ फिर 130 से 155 कैसे आया है, 25 ऐड किया गया, 25 मतलब 5 का स्क्वायर ऐड किया गया है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर। और 155 से 119 क्या है, 36 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो मतलब 6 के स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया गया है यहाँ पे। तो अगला क्या हो जाएगा, पैटर्न देख लीजिए। सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया गया है। और एडिशन जो हो रहा है वो क्या है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तब ये पैटर्न चल रहा है। तो 7 का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे, तो 119 में 7 का स्क्वायर यानी 49 ऐड करेंगे तो 168 आएगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो हम क्या करते हैं, नंबर को x मान लेते हैं।
तो यदि सही मल्टीप्लिकेशन वो करेगा तो 5/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर जो आएंगे 5x/3 आएगा, यदि सही तरीका से वो मल्टीप्लाई करता है। लेकिन उसने क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आफ्टर रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नंबर कितना आएगा, x इंटू 3/5 मतलब 3x/5 आ जाएगा। तो एरर कितने का आया, एरर ये सही आया है, सही नंबर है, और ये रॉन्ग नंबर है। तो 5x/3 माइनस 3x/5 करेंगे तो एरर आ जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम 15 आ जाएगा, 25x माइनस 9x यानी 16x/15 आएगा, क्या एरर आएगा। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, एरर आर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए एरर जो आया हुआ है कितना आया है, 16x/15 डिवाइडेड बाई ये जो सही नंबर जो है वो 5x/3 इंटू 100 कर दिया, तो x से x कट गया, तो 16/15 हो जाएगा इंटू 100, और 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से 3 से 15 जो है 5 टाइम्स में, नीचे 25 आ गया, 25 से 100 4 टाइम्स में, 16 इंटू 4 64, तो 64% का एरर आया है उसमें। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the denominator of a fraction is 3 more than the numerator. If the numerator as well as the denominator is increased by 4, the fraction becomes 4/5. What is the original fraction? तो हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर जो है x+3 है, x+3, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर x/x+3। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि न्यूमरेटर में 4 ऐड कर दिया जाए, साइमल्टेनियसली डिनोमिनेटर में भी 4 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 4 ऐड कर दिया जाए, तो वो फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है। ये इक्वेशन सेट हो गया। अब यहाँ से x+4/x+3 + 4 = 4/5, यानी x+4/x+7 = 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करें तो 5x + 20 = 4x + 28, तो यहाँ से 4x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आइए, तो 5x - 4x x हो जाएगा, 28 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 आ गया, मतलब न्यूमरेटर x आ गया, तो डिनोमिनेटर x+3 यानी 8 + 3 यानी 11, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8/11। राइट ऑप्शन विल बी बी। Next question, an air conditioner can cool the hall in 40 minutes while another takes 45 minutes to cool under similar conditions. If both air conditioners are switched on this at same instance, then how long will it take to cool the room approximately? क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये जो एयर कंडीशनर है वो 40 मिनट में पूरे रूम को कूल कर देता है, तो 1 मिनट में रूम के 1/40 पार्ट को कूल करेगा। बीज 45 मिनट में पूरे रूम को कूल कर देता है, तो 1 मिनट में कितने पार्ट को, 1/45 पार्ट। तो दोनों मिल करके 1 मिनट में कितने पार्ट को कूल करेंगे, तो 1/40 + 1/45, एलसीएम ले लेंगे तो 40 × 45, तो ऊपर हो जाएगा 40 + 45। 1 मिनट में, 1 मिनट में दोनों मिल करके इतने पार्ट को कूल करेंगे, तो ए एंड बी दोनों मिल करके होल रूम को कितने टाइम में कूल करेंगे, तो जस्ट इसको पलट देंगे, 40 × 45/40 + 45, यानी 40 × 45/85, 17 से 5 से काट दीजिए, 9 टाइम्स में 45 और 17 टाइम्स में 85 कटेगा, तो 360, 40 × 9 360/17 आएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 21.17, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 22, तो 22 मिनट लेंगे। राइट ऑप्शन विल बी सी। Next question, the speed of a car increases by 2 kilometers after every 1 hour. If the distance traveling in the first 1 hour was 35 kilometer, what was the total distance travel in 12 hours? तो देखिए, फर्स्ट आवर में 35 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, सेकेंड आवर में उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, 37 हो जाता है, तो 1 आवर में कितना, 37 किलोमीटर। नेक्स्ट में उसका 39 स्पीड हो जाएगा, तो 1 आवर में 39 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट आवर में उसके नेक्स्ट आवर में 41 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा, तो 1 आवर में 41। इस तरीक़े से ये इंक्रीज हो रहा है। 12 आवर में 12 टाइम्स आ जाएगा, ये 12 टर्म्स आएंगे, तो इन्हीं सबको ऐड करना है हमें। तो अब देखेंगे कि ये एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1d। तो हमारे पास ये एपी है, 35 + 37 + 39 + 41 + ... टू 12 टर्म्स। यहाँ पे
फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, डी कॉमन डिफरेंस 2 है, एन नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो एस इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो 12/2 इंटू 2 इंटू 35 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी यानी 2, तो 6 हो गया। और ये 35 इंटू 2 70 और ये 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये 92 आएंगे, 92 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 552 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर जो होगा 552 किलोमीटर्स होंगे। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले है डिवीजन वाला, ये होगा डिवीजन। तो 115 में 5 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 23 टाइम्स में ये कट जाएगा, 23 आएगा यहाँ पे। 12 इंटू 6 तो इधर आ गया 23 अब प्लस 72, इधर क्या आ गया क्वेश्चन मार्क को x मान लीजिए। और यहाँ 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में कटेगा। 16 में से 35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 19 माइनस 19। तो इधर आ गया 23 प्लस 72, ये कितना हो गया 95। 95 इज इक्वल टू इधर आ गया x माइनस 19, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 अब प्लस 19 ये आ जाएगा 114। सो राइट ऑप्शन विल बी डी 114। Next question, the marks obtained by Bijay and Amit are in the ratio 4:5 and those obtained by Amit and Abhishek in the ratio 3:2. The marks obtained by Bijay and Abhishek are in the ratio of। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, विजय एंड अमित का AM, अमित का जो रेशियो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 4/5 और अमित यानी AM एंड अभिषेक का AM इज टू अभिषेक AB ये दिया हुआ है कितना 3/2। तो अमित वाले का रेशियो जो है इक्वल करने के लिए, ये अमित वाले का वैल्यू इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं 3 से ऊपर 3/3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 5/5 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया 5/5। तो ये हो गया कितना 12/15, मतलब विजय एंड अमित का जो रेशियो आ गया वो आ गया कितना 12/15 और ये कितना आ गया, ये आ गया 15/10। तो इक्वल हो गया ना किसका, अमित वाला का वैल्यू जो है 15 हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि विजय के लिए 12 आया हुआ है, यहाँ पे विजय के लिए 12 आया हुआ है एंड अभिषेक के लिए 10 आया हुआ है। तो विजय एंड अभिषेक का जो रेशियो होगा, अभिषेक का रेशियो होगा कितना 12/10। 12/10 मतलब इसको कैंसिल आउट कीजिए 6/5। सो राइट ऑप्शन विल बी बी 6/6:5। Next question, a solid cube of side 6 is first painted pink and then cut into smaller cubes of two sides 2. How many of the smaller cubes have paint on exactly two sides? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं। ये एक क्यूब है जो रेड कलर से दिखाया हूं मैं, क्यूब है और इसको 3 पार्ट में अब बांट देना है। 3 पार्ट में बांट देते हैं इसको, कुछ इस तरीका से 3 पार्ट में बांट दिया। इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया। 3 पार्ट में तो ये हो जाएगा 3, ऐसे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये भी हो जाएगा कुछ इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया यहाँ से। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो इस कॉर्नर पे जो ये 3 क्यूब्स बने हुए हैं 1, 2 एंड 3, इसके 2 फेसेस पे कलर्स होंगे, इस वाले फेस पे भी और इस वाले फेस पे भी। ये इस कॉर्नर पे जो बना हुआ है, उसी तरीक़ा से इस कॉर्नर पे 3 जो क्यूब्स बनेंगे उसके 2 फेसेस पे कलर्स होंगे। इस कॉर्नर पे
3 जो क्यूब्स बनेंगे उसके 2 फेसेस पे कलर्स होंगे, और इसके ये वाला इस कॉर्नर पे जो 3 क्यूब्स बनेंगे उसके 2 फेसेस पे कलर्स होंगे। तो 3 3 3 एंड 3 4 टाइम्स, यानी 12 जो क्यूब्स बनेंगे उसके 2 फेसेस पे कलर्स होंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। तो फ्रेंड्स, ये रहा मैथ और साइंस के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।